चौकीदार। और आप सब सुन रहे हो बड़े दिनों के बाद चौकीदार का पहचाननामा। पहचाननामा भ्रमण ध्वनि पर लाया गया एक प्रतीकात्मक सामाजिक मंच है, जहां पर समाज की उन हस्तियों के साथ विचार साझा किया जाता है जिनकी आंखों में चौकीदार को दिखता है सामाजिक तरक्की का नया नजरिया। तो आइए ऐसी ही एक हस्ती से आज आप सबको रूबरू करवा रहा हूं, जिनका नाम है श्रीमान शंकर पाल। आपका जन्म जौनपुर के थाना महाराजगंज के निकट बंधवा बाजार स्थित गांव हटिया रामनाथ में सन 25/1/1965 को हुआ। आपके पिताजी स्वर्गीय श्रीमान जग्गू पाल और माताजी स्वर्गीय रामराजी देवी पाल की आप दूसरी संतान हैं। और आपका 2 भाई 1 बहन का परिवार है। 10वीं तक गांव में पढ़ाई कर आप हरियाणा के हिसार शहर आए और फिर लौट कर गांव गए और फिर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सुतस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामचरितमानस की इन पंक्तियों को आपने अपने मन और मस्तिष्क में बिठाकर शहर दर शहर आप चलते रहे। कभी ऊंचाहार के थर्मल पावर प्लांट में आपने काम किया, ठेकेदार बने। कभी वापस दादरी स्थित पावर प्लांट में आप गए, फिर वापस आप दिल्ली आए और एपीएस ट्रांसपोर्ट नामक संस्थान की आपने नींव रखी और अपने कारोबार को फैलाने का काम किया। वर्तमान में आप दिल्ली के सोनिया बिहार में रहते हैं। 3 बेटे उच्च शिक्षित, 3 बेटियां आपकी उच्च शिक्षित, नाती पोतों से सजा परिवार पाकर आप धन्य हैं। समाज देश दुनिया की बातें तो आज आपसे होंगी ही, लेकिन आपसे आज एक मुख्य विषय पर बात होगा, जिस संकट से आज पूरा विश्व दौर में गुजर रहा है, वो है कोरोना महामारी। इस वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के संसार परेशान है, वहीं आपने कोरोना को हरा करके आप सकुशल हम सब लोगों के बीच में हैं। तो आपसे कुछ जानकारियां हासिल करेंगे ताकि लोगों का आत्मबल बढ़ सके, और साथ ही साथ आज एक डॉक्टर को भी अपने इस चौकीदार का पहचाननामा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रवि पाल। आप भी कोरोना के बारे में इस हमारी बातचीत में शामिल हैं। तो चलिए बातचीत का दौर प्रारंभ करते हैं और जल्दी से श्रीमान शंकर जी के पास चलते हैं। श्रीमान शंकर जी, चौकीदार का पहचाननामा में आपका स्वागत है। ओके जी। हमारी आवाज आपको मिल रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है सर। इतना सारा आपने कामकाज अपने जीवन में किया है। आप गांव में पढ़ लिख करके शहर में अपना कारवां बसाते हैं, तो किस तरह का जंजाल, पहले सामाजिक बातें हम करेंगे, किस तरह का जंजाल काट करके आपने अपने जीवन को एक खुशहाल मोड़ पर लेके गए हैं, तो क्या विचार आपके हैं जो समाज के बीच आप देना चाहते हैं? समाज में ऐसा है कि कभी भी साहस रखना जरूरी है जीवन में, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है कि जब वो साहस बना रहेगा। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और हिम्मत हमेशा रखेंगे तो एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। श्रीमान शंकर जी, विरासत में संघर्ष मिलता है गड़रिया समाज के परिवार को, लेकिन उस संघर्ष पर चल करके आपने इतना सारा कुछ अपना एक सम्मानित जीवन आपने बनाया है। इन सब के पीछे खास वजह क्या है? खास वजह क्या है कि इसमें देश दुनिया का भी देख के आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और अपने आप को अपने मजबूती से हिम्मत नहीं हारना चाहिए, साहस हमेशा बरकरार रखना चाहिए, तो एक न एक दिन ऊंचे मंजिल तक आदमी पहुंच सकता है। जाति में आपका विश्वास है क्या? जाति में विश्वास क्या, जाति में तो मतलब जाति हमारी जो है वो तो है ही है। अभी इनको बढ़ने के लिए उच्च शिक्षा और व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अब प्रयास लोग कर रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे। तो सामाजिक संस्थाओं को समाज में जातिगत संगठन का निर्माण कर जो किया है लोगों ने, वो उसे
आप किन रूप में देखते हैं? अच्छाई के रूप में देखते हैं या फिर जितने भी संगठन बनते जा रहे हैं इन सब पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा संस्थान ये जो संगठन बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इसमें ईमानदारी से संगठन बनता रहे और लोग जुटते रहें तो आगे चल के कामयाबी जरूर मिलती है। तो आप भी किसी संगठन, किसी संस्थान से जुड़े हैं? नहीं, बिल्कुल जुड़े हैं। जैसे मैं नाम जानना चाहूँ तो आप बता पाएंगे? संस्थान तो बहुत सारे हैं, पाल एकता मंच नामक एक संस्थान है, ये पाल और एकता ढेर मंच सारे में संस्थान है। हाँ। नहीं, तो ऐसा है कि विशेष करके किसी संस्था में हम अपना वो नहीं दे पाए हैं, लेकिन ये कि समय मिलता है तो मैं जरूर जाता हूँ। मतलब कार्यक्रमों में जब आपको न्योता मिलता है तो आप जरूर जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं आपको तंग करती हैं कि मेरे समाज से ये समस्याएं दूर हो जाएं तो मेरा समाज जो है विकसित समाज कहा जाने लगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो समाज है वो अभी 100% शिक्षित नहीं हो पा रहा है और प्रयास में है। लोग 100% शिक्षित हो जाएंगे तो धीरे धीरे और भी बिरादरियों की तरह आगे बढ़ेंगे। पहले की अपेक्षा अभी बहुत बेहतर है और आने वाले समय में उम्मीद है कि और आगे बढ़ जाएंगे। शिक्षा तो आप एक टूल मानते हैं विकास का। व्यापार जो आपकी विरासत रही है उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, ये तो अलग अलग है, सबकी रुचि अलग अलग है, कौन किस में उसमें जाएगा, पढ़ाई लिखाई के ऊपर है। हालांकि जो बिजनेस करते हैं अगर बिजनेस में मेहनत करें तो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हर आदमी, हर जात के, हर उठा के लोग बिजनेस में मेहनत करते हैं तभी आगे बढ़े हुए हैं। कोई एकदम नहीं हो जाता है पूंजीपति। यह है कि परिश्रम और हिम्मत साहस करना पड़ता है तो आगे जरूर बढ़ेंगे। मतलब श्रीमान शंकरपाल ये आप मानते हैं कि शिक्षा होगी अगर आपके पास तो आप सब कुछ कर पाएंगे, जीवन की सारी समस्याओं का अंत सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर समाज की, जाति की, बिरादरी के, दल और राजनीति की बात करते हैं तो आप जैसे अनुभवी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि बिरादरी का कोई दल आपको नजर आता है? नहीं, दल तो बने हैं, लेकिन ये है कि अभी हमारे और अदर बिरादरी के हिसाब से अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन हमारा विचार ये है कि भाई हर आदमी कोशिश करे आगे बढ़ने की और धीरे धीरे उच्च शिक्षा के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से जैसे भी हो कम से कम राजनीति में शामिल हो तो आगे आने वाली पीढ़ी ही थोड़ा बढ़ सकती है। मतलब राजनीति में भी सब करना चाहिए, ऐसा माननीय शंकरपाल मानते हैं? बिल्कुल, राजनीति में भी आना जरूरी है क्योंकि राजनीति एक ऐसी पद्धति है कि हर जात के लोग राजनीति में हैं, तो हमारे बिरादर के क्यों नहीं राजनीति में हो जी। तो राजनीति से आप 6 बच्चों के आप पिता हैं और सारे बच्चे आपके उच्च शिक्षित हैं। अगर मैं एक एक करके सामाजिक समस्याओं की बात करूं तो सबसे पहले तो बेटे और बेटियों को आपने सामान्य शिक्षा दी सबको बराबर? बिल्कुल, जो बच्चे जैसे पढ़ना चाहे उतना पढ़ाया। मैंने पढ़ाई में कोई कमजोरी नहीं किया। अच्छा, दोनों को बराबर आपने मौका दिया पढ़ने का? हाँ। और इसके अलावा उनके विवाह प्रबंधन की जो बात आती है तो वहाँ पर आपने किस तरह का किया? बहुत लगभग खर्च किया, व्यापार में आप सफल हैं इसलिए, या फिर सामान्य विवाह आपने बच्चों का किया? नहीं, ऐसा है कि मैंने तो एक तो अपनी बिरादरी में समस्या तो है ही है, पढ़ाई लिखाई या शिक्षित होने में तो थोड़ी सी मीडियम क्लास के ही लोगों से शादी किया। अच्छा, बहुत लगभग नहीं किया, सामान्य विवाह आपने किया? हाँ, समान मीडियम। तो कुल मिलाकर के आपने ये भी संदेश दिया बिरादरी को कि धन का जो है अपव्यय ना किया जाए, ना उसका दुरुपयोग ना किया जाए दिखावे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगता है फिर आपकी इन बातों से पकड़ मिलती है कि फिर आपने दहेज का भी लेन देन जो है वो नहीं किया होगा। आपने जो मन पड़ा होगा वो एक रस्म अदायगी आपने किया होगा। बिल्कुल, जो समाज में चल रहा है उसी समाज के अनुकूल ही चलना पड़ता है, जिससे समाज में भी कोई बुराई ना हो और ये भी ना हो कि नहीं इन्होंने तो बहुत पैसा खर्च किया।
और मेन सिद्धांत है कि शिक्षित लोग हों, उनके साथ जुड़ के शादी करनी चाहिए। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं चौकीदार के पहचाननामा के मंच से कि आपने जो है इतना सारा सोच रखा है पहले से ही। आपने बच्चे बच्चियों में फर्क भी नहीं किया, आपने दहेज का भी लेन देन नहीं किया और आपने महंगी शादियां भी नहीं करी। तो समाज को आप जैसे लोगों से सीखने की भी आवश्यकता है कि धन रहते हुए भी धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बातचीत पर बढ़ता हूँ। माननीय शंकर जी, आप जो इस वैश्विक महामारी कोरोना से निपट करके आप आए हैं हम लोगों के बीच, और जहाँ तक हमने आपके बारे में जानकारी जुटाई है तो आपने देश के लगभग महंगे अस्पताल में आपका कोरोना का इलाज हुआ है। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में आपका इलाज हुआ, ऐसा सुनने में आया। तो वो मनहूस दिन, वो मनहूस समय जब आपको कोरोना हो गया, लक्षण आप में आ गए और डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपको कोरोना हो गया है, तब आपके मन और मस्तिष्क में क्या चल रहा था उस समय? ऐसा था कि मन मस्जिद में तो भाई थोड़ा नई नई बीमारी है और नई नई बीमारी सुन के तो थोड़ा डर लगता था, लेकिन हमारे अंदर भी ये भावना नहीं आई कि हो सकता है हमारे को एकदम आक्रमण कर ले, क्योंकि मुझे ये आभास हो रहा था कि थोड़ी सी ऑक्सीजन की जब कमी हुई है तो उससे लग रहा था कि ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन हम इसके पहले योग करते थे, योग के माध्यम से हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और हम हिरास नहीं हुए, और 2-3 दिन ऑक्सीजन लगाने के बाद हम फिर अपने लेवल पे वो आ गए जी। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे कोई बीमारी भी अगर है तो बीमारी के साथ साथ में मैंने ये अनुभव किया, कोई बीमारी, जबकि हमारे शुगर भी है, बीपी भी है और हार्ट का भी, मतलब डॉक्टर ने कहा कि 30% ब्लॉकेज है जी, लेकिन ये एहसास किया कि हम लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था तब से योगा बराबर करते थे, तो योगा के माध्यम से हमें ये लगा कि हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, हमें जो है उसे बेनिफिट मिला है। और हॉस्पिटल जैसे मुझे थोड़ा सा ऑक्सीजन हटाया गया, तुरंत मैंने सुबह में ऑक्सीजन हटाते ही 3 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन और देखेंगे, इसके बाद फिर छुट्टी करने के बताएंगे। तो मैं 3 दिन बाद, मतलब जैसे ही आराम हुआ, हमने सुबह हॉस्पिटल में योग करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर से बताया भी तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया। तो जो हमारी ये बीमारी है, इस बीमारी में अगर हम 4-5 आसन जो रामदेव बाबा बताते हैं, अगर इसको किया जाए तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी मरीज जो इससे दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इस बातचीत में डॉक्टर रवि को भी शामिल कर रहा हूँ। डॉक्टर रवि साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आवाज आ रही है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप बताएं कि अभी जो अनुभव माननीय शंकर पाल जी बता रहे थे जी। कि योगा जो है इनके काम आया, तो क्या एक डॉक्टर होने के नाते आप भी पॉजिटिव हैं? योगा जो है वो वाकई में एक टूल है? नहीं, ये जो अंकल जी बता रहे हैं ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि कहीं न कहीं इम्यूनिटी पावर डेवलप बढ़ाने के लिए योगा एक काफी अच्छा जरिया है, जो कि अंकल ने आपको बताया भी कि स्टार्टिंग पहले से योगा करते आए हैं। और ये कोविड पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल में थे, तब भी ये अपना समय निकाल कर, हॉस्पिटल में कुछ समय तो रहता ही था, तो ये अपना वर्कआउट करते रहते थे। इससे हमारी जो इम्यूनिटी है ना वो डेवलप्ड होती रहती है। और दूसरा चीज क्या रहता है इसमें कि हमारा जो दिमाग का एक सोच यानी डाइवर्जन होता है कि हम नेगेटिव थिंकिंग वगैरह जो आती हैं, अगर आप योगा करोगे या फिर वर्कआउट करोगे तो वो भी चीजें आपके दिमाग से हटती हैं, आप हमेशा पॉजिटिव वे में रहेंगे। इससे 2 फायदे हैं, आप पॉजिटिव भी हैं, आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप्ड हो रही है। डॉक्टर साहब, योगा के अलावा इम्यूनिटी को डेवलप करने का ज्यादा शरीर में रहे, उसके लिए और क्या करना चाहिए? एक्चुअली इसके लिए थोड़ा डाइट के ऊपर हमें फोकस करना होता है कि जैसे कि हमारे खान पान में विटामिन सी वगैरह ज़्यादा इन्वॉल्व हों, और हम ताज़ा सब्जियों को, जो मौसम की सब्जियां हैं, ताज़ा फल हो गए, ताज़ा सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, उनका सेवन करें। और अभी रिसेंट में अगर ज़्यादा पॉसिबल हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो किसी भी ब्रांड्स के आप च्यवनप्राश खा सकते हैं, जो कि अच्छी मानी जा रही हैं एज ए आयुर्वेदिक, क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक फंक्शन के ढेर सारी जड़ी बूटियां मिली होती हैं। अभी हम लोग तो एलोपैथ के डॉक्टर हैं, लेकिन हमने इस चीज़ का पॉजिटिव में देखा है
कि जो जड़ी बूटियां हैं कहीं न कहीं वो कारगर हो रही हैं जो च्यवनप्राश के बेसिस पे दी जा रही हैं। तो हम लोग खुद रिकमेंड करते हैं कि आप च्यवनप्राश लीजिए। विटामिन सी में से रिलेटेड जितनी भी फूड हो गए हैं उनको आप लीजिए और हरी सब्जियों का आप ज़्यादा सेवन करिए और व्यायाम तो आपका कंपल्सरी है। व्यायाम तो आपको एनी हाउ करना ही करना है, समय निकाल के सुबह-शाम। उससे आप नहीं हटा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बीच में एक वीडियो भी आया था सर गंगाराम अस्पताल के एक डॉक्टर साहब का, जो कह रहे थे कि काढ़ा पियो, चाय हटाओ घर से। जी। इस पर आपका क्या थिंकिंग है? एक्चुअली पत्रकार जी देखिए, इसमें अभी मैंने बताया ना कि जड़ी बूटियां जो हम च्यवनप्राश का आपको रिकमेंड कर रहे थे, तो इसमें समथिंग अब ज़्यादा तो हमको नहीं आइडिया है क्योंकि हम लोग आयुर्वेदिक के फंक्शंस में ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो जो भी हम लोग भी सुने हैं गिलोई वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो ये च्यवनप्राश में भी होती हैं, काढ़े में भी होती हैं। लेकिन थोड़ा से काढ़े के लिए हम प्रॉपर रिकमेंड तो नहीं कर पाएँगे, बट आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे हम ठंडियों में लेते थे, उतना लेका तो नहीं रिकमेंड करेंगे आप उतनी ज़्यादा लेवल पे लीजिए। आप लीजिए, आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, इम्यूनिटी आपकी डेवलप्ड होगी, क्योंकि जड़ी-बूटियाँ हैं, कहीं न कहीं जड़ी-बूटियाँ हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, बस उनका थोड़ा एक प्रॉपर तरीके से सही यूज़ हो बस। डॉक्टर साहब, आप लाइन पर बने रहें, हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय शंकर जी। माननीय शंकर पाल जी, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो पहले तो आप शुरुआत में तो गए होंगे, आप अपने निजी जो आपके हेल्थ के डॉक्टर आसपास आपके रहे होंगे, उनके पास आप गए होंगे। तो क्या उस डॉक्टर ने 2-3 दिन ऐसे ही आपको इलाज किया और कैसे प्रकट पाए कि आपको कोरोना हो गया है? नहीं, ऐसा था कि मुझे जब बुखार आया, पहले तो एक दिन आया तो दवा लिया तो यहीं पे घर पे तो मतलब ठीक हो गया। 3 दिन कोर्स डॉक्टर ने कहा दवा खा लो, 3 दिन खा लिया, लेकिन पहली तारीख फिर बुखार आ गया। तो हम 4 तारीख तक इंतजार किए, लड़कों ने बड़ी मदद किया, पानी से कपड़े से अपना बुखार को डाउन करते रहे, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर मैंने 4 तारीख को गया BL कपूर में टेस्ट कराया, 5 तारीख को रिजल्ट आया कि भाई पॉजिटिव है। फिर मैंने 6 तारीख को ये कहा कि भाई अब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह जाना ठीक नहीं है, घर पे रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो मैं BL कपूर उसमें तीरथ राम हॉस्पिटल में गया, एडमिट हो गया, वहाँ 5 दिन था। तो ये हुआ कि इससे और अच्छा इलाज हो सकता है, डॉक्टर से वहाँ बात की है तो उन्होंने कहा भाई जो इलाज हमारे पास है हम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा और आपको कहीं लगे तो ले जाओ। तो मैंने फिर सोचा कि हो सकता है कि डॉक्टर के आश्वासन के साथ मुझे डाउट लगा, तो फिर गंगाराम में ट्राई किया गया, तो गंगाराम में हो गया। तो वहाँ फिर गंगाराम में चले गए, तो वहाँ गंगाराम में जाने में मुझे काफ़ी मतलब राहत मिली, और 2-3 दिन के अंदर में हॉस्पिटल के अंदर में मतलब राहत होना शुरू हो गया। तो आपको कितना दिन तक ऑक्सीजन लगा रहा? ऑक्सीजन मुझे 5 दिन तो यहाँ मैंने लगाया था तीरथ राम में, इसके बाद गंगाराम में 4-5 दिन वहाँ भी लगा था। अच्छा, तो आपको क्या वाकई में आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी कि बिना उसके मतलब आपकी सांस फूलने लगती थी? ना इतना तो नहीं था, लेकिन यह कि थोड़ा थोड़ा महसूस होता था, तो डॉक्टर ने लगा दिया कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, बाई चांस दिक्कत हो तो फिर रात और में भी, इसलिए उन्होंने लगा दिया था। बॉडी में और क्या क्या होता था जब आपको कोरोना पॉजिटिव का पूरा आपको डॉक्टर ने सर्टिफाइड कर दिया कि आपको हो गया है, तो और क्या क्या हो रहा था आपके शरीर में, क्या क्या कमियां महसूस हो रही थी? नहीं, कभी तो कुछ नहीं, बस एक तो जो बुखार होता था उससे थोड़ा सा बुखार से दिक्कत होती थी कि भाई उसे थोड़ा बेचैनी हो जाती थी, और इससे बेचैनी के अलावा में और कोई दिक्कत तो नहीं आई। जब ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी पड़ी थी, तो ऑक्सीजन जब लगा दिए, तो ऑक्सीजन जब लग गया तो 2-3 दिन के अंदर में काफ़ी राहत मिल गई, तो कोई भी दिक्कत विशेष नहीं आई। इसमें ये है कि फेफड़े में मतलब सीने साइड में, तो बाएं साइड में थोड़ा भारीपन आता है, भारीपन आ जाता है, तो जैसे मतलब दबाव पड़ता है बाएं साइड। खाना खा रहे थे आप बराबर? खाना आपको मिल रहा था? हाँ, खाना खा रहे थे बराबर, लेकिन ये कि 3-4 दिन 5 दिन में यहाँ था तीरथ राम में तो विशेष अच्छा नहीं लगा, वहाँ भी गंगाराम में 2-3 दिन अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब से लगता था, जैसे मालूम पड़ा सीधा केवल मुझे नमक ही खिलाया जा रहा है। अच्छा। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, नहीं तो ऐसा लगता था कि पूरा नमक ही उठा के दे दिए मुझे। मतलब खाने में स्वाद नहीं मिल रहा था आपको?
स्वाद नहीं मिलता था। मतलब ये लगता था कि जना खाने में सारा नमक ही है। अच्छा, बाकी शरीर में दर्द वगैरह भी था ऐसा कुछ कि ये सब नहीं था? नहीं, शरीर में कहीं और दर्द नहीं महसूस हुआ, केवल सीना में भारीपन रहता था। सीने में भारीपन रहता था, तो इस वजह से वो ऑक्सीजन लगाते थे तो थोड़ी सी उसमें धीरे धीरे राहत हुई। उन फिर एक्सरा वगैरह हुआ तो उसमें पता चला कि थोड़ा सा फेफड़े के आसपास कुछ है अभी वो दिक्कत। 2 बार 3 एक्सरा हुआ था वहाँ पे, तो उसमें वही बताया कि भाई थोड़ा सा इसका असर है और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो कुल कितने दिन आप अस्पताल में रहे? 22 दिन रहे। अच्छा, तो फिर जब आप अस्पताल में पूरी तरह से ठीक हो गए तो फिर आपको डिस्चार्ज किया या फिर आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा तो फिर डिस्चार्ज कर दिया, इस तरह से कुछ? नहीं, ऐसा था कि पहले टेस्ट जो पहला टेस्ट हुआ था तो उसमें पॉजिटिव आ गया, तो थोड़ा सा दिमाग में आया कि इसका मतलब अभी हम ठीक नहीं हुए। फिर दूसरा टेस्ट 4 दिन बाद फिर कराने का था, तो इसे डॉक्टर ने कहा हमारे तरफ से तो छुट्टी कर देंगे, आपको ठीक लग रहा है, सारा ठीक है, ऑक्सीजन भी सारा ठीक है, अब आप जैसे सोचो। तो हमने कहा नहीं सर, एक बार और टेस्ट करा लेते हैं, तो आप बताओ नेगेटिव आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक तो अपने आप को भी शांति रहेगी। फिर तो दोबारा जब टेस्ट हुआ तो फिर पॉजिटिव आ गया। फिर दिक्कत है हमारे दिमाग में कि क्या चक्कर है। हालांकि ठीक से हमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा भाई छुट्टी करा लो। हम कहा नहीं डॉक्टर छुट्टी नहीं कराऊंगा, एक बार और देखूंगा। 4 दिन बाद जो टेस्ट होता है उस टेस्ट करा के फिर मैं सोच रहा हूँ कि नेगेटिव होके जाए तो थोड़ा सा ये है कि जो सुनने वो भी दहशत में ना हो। क्योंकि आदमी डर जाते हैं कि कोरोना है, क्योंकि लोग डरते ज़्यादा हैं, तो इस वजह से नेगेटिव रहेंगे तो थोड़ा सा अपने को भी, परिवार को भी, और मिलने जुलने वाले भी जो भी होंगे तो वो सोचेंगे कि भाई चलो ठीक है, नेगेटिव ठीक होगा। तो वापस फिर आपका जांच हुआ और वापस नेगेटिव जब आया तब आपने अपने आप को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया? हाँ, तब डिस्चार्ज कराया। तो इन 22 दिनों में जो है आपको नींद बराबर मिल रही थी, आ रही थी आपको नींद? नींद तो आ रही थी, लेकिन गहरी नींद नहीं आ पा रही थी। वो खुद ये समझें कि हो सकता है हॉस्पिटल में रहने से दिमाग में टेंशन हो, या वैसे मतलब जो भी नींद आती थी 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं आती थी। मतलब नींद खुल जाती थी, फिर इसके बाद कोशिश करते थे, फिर नींद लगती थी। तो भोजन में आप दाल रोटी या फिर सब्जियां क्या लेते थे और कितनी मात्रा में लेते थे? ये तो हॉस्पिटल वाले अपने देते थे, गंगाराम वाले, वो उनका जो भी भोजन जो जिस हिसाब से शुगर वालों का और अलग अलग सबको देते थे। सब्जी भी देते थे, दाल भी देते भोजन थे। ही होता था ना कि 2 रोटी, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी? हाँ, सब चीज देते थे। मतलब ये कि जैसे अलग अलग करके देते थे, आज जो दे देंगे वो कल नहीं देंगे, कल जो दे देंगे परसों नहीं देंगे। इस हिसाब से दोपहर को दही भी देते थे, और खाने में मतलब थोड़ा थोड़ा चीज सब देते थे, नाश्ता भी देते थे और जूस भी देते थे, सारी चीज देते थे। तो काढ़ा भी आपको पीने को मिलता था? काढ़ा घर से मैं मंगवा के पीते थे। 2-3 दिन जब देखा तो 2 बार पॉजिटिव आ गया, तो मैंने फिर घर पे कहा कि भाई ऐसा करो कि काढ़ा बना के भेजो, हो सकता है उससे आ जाए सही। तो फिर घर से काढ़ा 3-4 दिन गया, काढ़ा पिया, तो फिर इसके बाद टेस्ट कराया तो नेगेटिव आई। तो जब आपको ये कोरोना पॉजिटिव जब आपको लक्षण आ गए और पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि ये हो गया है, तो फिर घर वालों से आपका जो छूना था, आपको देना था, वो किस तरह से आपने मैनेज किया? क्या ग्लव्स लगा करके बच्चे आपको छूते थे या दूर से ही आपको सामान आप ले लेते? जब रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आते ही दूसरे दिन हम फिर भर्ती हो गए जी, क्योंकि पहले तो जानकारी नहीं थी। 2-4-5 दिन था तो सब बच्चे लगे हुए थे जी, तो कोई दिक्कत नहीं थे, सब कोई इतना परहेज नहीं करते थे। पहले तो हो रहा था नॉर्मल बुखार होगा, और केवल बुखार होता था, ना खांसी ना जुकाम नहीं होता था, इसलिए थोड़ा दिमाग में था कि हो सकता है कि सीजन का बुखार हो। जी, खांसी जुकाम बिल्कुल नहीं था, ना गले में कोई दिक्कत थी जी। तो इस वजह से घर में कोई खास परहेज नहीं हुआ। जैसे ही रिपोर्ट आई तो दिमाग में थोड़ा ये आ गया कि भाई अब हॉस्पिटल में रहना ठीक रहेगा, क्योंकि कल को ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। तो बच्चे लोग आपको फिर छूना बंद कर दिए, तो फिर ग्लव्स वगैरह लगा करके आपको छुआ जा रहा था या फिर आप कैसे मैनेज कर रहे थे? नहीं तो
4 दिन तो कुछ नहीं हुआ, 4 दिन तो नॉर्मल सभी छू रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अस्पताल पहुंचने के बाद? हॉस्पिटल में भी 5 दिन में हॉस्पिटल तीरथ राम में था, तो लड़के लोग जाके मिलते तो करते थे, यह कि मास्क अच्छा। वगैरह लगाए रखे थे और मिल के अपना चले आते थे। तो क्या 5 हैंड दिन के बाद ग्लोव का फिर भी इस्तेमाल करते थे, हाथों में दस्ताने पहनते थे? हैंड ग्लोव्स ये तीरथ राम में कभी कभी लगाते थे, नहीं बराबर तो लोग नहीं लगाते थे लड़के जी। लोग। गंगाराम में तो कोई मतलब नहीं, किसी को जाने नहीं देते वहाँ। और अस्पताल में भी आप हर दिन योगा करते थे? हाँ, जैसे मुझे गंगाराम में मैं गया तो वहाँ सुविधा थी बैठने उठने की, तो मैं गंगाराम में जैसे ही मुझे आराम मिला तो मैं सुबह पहले दिन शुरू किया तो आधा घंटा, फिर 1 घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, मतलब डेली सुबह करते थे। उससे मुझे एहसास हो रहा था कि इससे हमें काफी रिलीफ मिल रहा है। लगभग कौन कौन से आसन आप करते थे? देखिए, एक तो अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, और ओम का उच्चारण है, भ्रमरी है, और शीतली प्राणायाम है। ये 4-5 आसन जो है बैठ के जी। करते थे। और एक वो शुगर का भी आसन एक करना पड़ता था, तो ब्रज आसन में बैठ के दोनों मुट्ठी वो करके पेट को दबाते थे। तो ये जो मतलब 5-6 आसन ये इसके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़ा जितने मूवमेंट करेगा उतने फेफड़े जो दबाव पड़ेगा ना, उस फेफड़े को फेफड़ा बर्दाश्त कर लेगा। तो अगर हमारा फेफड़ा बराबर पंपिंग करेगा तो सांस नहीं रुकेगी, ऑक्सीजन कमी नहीं होगी। ये एहसास हुआ मुझे कि हम जितने फेफड़े को ज्यादा पंपिंग जितना वो करेंगे तो उससे जो है फेफड़ा मजबूत रहेगा और ये जो बीमारी है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो अस्पताल से लौट करके जब आप घर आ गए तब अब आपके क्या अनुभव हैं और किस तरह की आपकी दिनचर्या है? अब दिनचर्या वही है हमारा, सुबह डेली योग करते हैं और थोड़ा घूमते भी हैं, और अपना खाने पीने परिवार के और सारे सदस्य अब किस तरह का आपके साथ व्यवहार करते हैं? मिलना जुलना, साथ में बैठना, वो सब प्रारंभ हो गया? 1 हफ्ता तो बिल्कुल मतलब ये था कि भाई 1 हफ्ता डॉक्टर ने बताया था कि 1 हफ्ता अपने आप को पूरा बचा के रखना, और जैसे आपको तो दिक्कत नहीं होगी लेकिन दूसरे वाले से में आपको आने की दिक्कत आती है, तो थोड़ा 1 हफ्ता बचा के रखना। इसके बाद अभी भी मैं परहेज से ही रहता हूँ। अभी ये होता कि भाई हो सकता है कि कहीं से कोई दिक्कत हो तो थोड़ा अपना सेफ रहो, अपना अलग कमरे में रहते हैं, अलग अपना खाने का बर्तन भी अलग रखे हैं कि जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो ये थे माननीय शंकर पाल जी के कोरोना के अनुभव, और कोरोना नामक बीमारी को हरा करके आप लौटे हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो है काफी अच्छा अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ जी पत्रकार जी, कि इसमें जो कंडीशन होती है कोरोना में, उसमें मॉडर्न एज, सेवियर, लास्ट स्टेट, ऐसा कुछ होता है कोरोना में भी? जी बिल्कुल, इसमें चीज़ें एक्चुअली स्टार्ट होती हैं। अब एज के अकॉर्डिंग तो देखिए, अब कहीं न कहीं जो थोड़ा सा इम्यूनिटी डेवलप्स की चीज़ें अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, तो जो हमारी ये तकरीबन 50 के आसपास की एज होती हैं, तो इसमें थोड़ा से लोग ज़्यादा किसी कोई बीमारी नहीं होती हैं, लोग हमेशा वर्किंग पे रहते हैं, लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है। मैक्सिमम आप लोग भी देखे होंगे हर परिवार में जैसे ही 50 के ऊपर की उम्र जाती है, लोगों में बीपी की बीमारियाँ और डायबिटिक की बीमारियाँ जो कि नॉर्मल अब हो गई हैं, हर घर में पेशेंट तो मैक्सिमम पाए ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अगर 10 साल से नीचे का बच्चा है, उसके लिए, क्योंकि उसका भी इम्यूनिटी पावर इतना डेवलप नहीं होता है क्योंकि वो बच्चा होता है 10 साल से नीचे का। तो खास करके ये जो 2-3 कैटेगरियाँ हैं, इनके लिए 2 के लिए थोड़ा से ज़्यादा अगर केयर करने वाली बात है, पैनिक तो नहीं होना है, क्योंकि आप लोग देखे हैं अंकल की केस तो आपके सामने ही है। अंकल की भी एज 58 की 60 के आसपास है, जो कि ये डायबिटिक भी हैं और बाकी बीपी के पेशेंट हैं। सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें केयर करनी होती हैं। जैसे अगर डायबिटिक और बीपी वाले को अगर कोविड पॉजिटिव हुआ, तो आपको पैनिक नहीं होना, मतलब आपको बिल्कुल डरना नहीं है, ना आपको टेंशन्स में जाने हैं, क्योंकि अगर आप इसमें जाते हैं तो इसको एक बोलते हैं ना, बीमारी की एक एंग्जायटी करके होती है। तो आप उसमें जब जाएँगे तो आपको हाइपरटेंशन की बीमारियाँ हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपका बीपी अनकंट्रोलिंग की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, और उसमें तमाम फिर डॉक्टर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
जब आप पॉजिटिव होते हैं तो जो आपको सिम्टम के अकॉर्डिंग जो जो आपको सिम्टम आते हैं आप डॉक्टर्स को बताएंगे, डॉक्टर उसी सिम्टम का इलाज करता है। मान लीजिए आपको खांसी आई तो हम आपको खांसी की दवा देंगे, आपको बुखार आया तो आपको बुखार का ट्रीटमेंट करेंगे। जो आपको सिम्टम्स आते हैं उन्हीं का ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी अगर उसमें अलग से आपका बीपी की पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो इन सब की वजह से किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, लिवर का स्टार्ट हो जाता है। बीपी के हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। मे बी अगर कोई पॉजिटिव हो रहा है तो आपको इसमें किसी को घबराना नहीं है, सिर्फ आपको हमेशा पॉजिटिव वे में रहना है। अपने माइंड सेटअप को आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में रखिए, आपको घबराइए नहीं। आप जितना हो सके आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव में रखिए। बाकी ट्रीटमेंट जो चल रहा होता है वो तो डॉक्टर आपको दे ही रहा होता है। बाकी इसमें कुछ डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि दमा लगता है जिन लोगों को, ऐसे लोगों को अगर कोरोना हो जाए, क्योंकि ये दमा की शुरुआत ही करता है, जी जी और जी जिसको ऑलरेडी दम लगता हो, जी दमा की बीमारी हो, जी वैसे मरीज जो कोरोना के अगर उनको हो जाए तो उनको क्या आप सुझाव देंगे किस एक्चुअली तरह से बेहतर रहे? अब इनके लोगों को तो यही बोलेंगे कि ये अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें, इन तक इन्फेक्शन ना पहुंचे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी इनका फेफड़ा पहले से कमजोर रहता है। अगर जी इन तक इन्फेक्शन पहुंचेगा, क्योंकि ये बीमारी कहीं न कहीं ज़्यादा दिक्कत करती है, सांस लेने की वजह से ही इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग में दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। अगर ऐसे जी टाइप लोगों को कोई पॉजिटिव होते हैं, तो थोड़ा से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। मतलब जी ज़्यादा कंडीशन गड़बड़ की तरफ जा सकती है। तो ऐसे लोग जी। अपने आप को ज़्यादा सेफ रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये थे माननीय डॉक्टर रवि जी, साथ में हमारे साथ और जुड़े थे। थोड़ा सा कुछ चीज़ आपको इसमें ऐड करना चाहेंगे, खास करके जो भी मतलब लोग हैं, एक आता है पल्स ऑक्सीमीटर करके, वो जी हम उसमें ऑक्सीजन लेवल देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल हमारा कितना जा रहा है। तो लोग इसको परचेज कर लें, जिस भी घर में 50 के ऊपर के लोग रहते हों। इसमें इनका SpO2 95 नॉर्मल कंडीशंस में होता है। आप उसको अपनी फिंगर में चिमटी की तरह लगाइए और आपको खुद बताएगा वो कितना है। जैसे ही आपका 93 से नीचे आया, आप इमीडिएट अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि 93 आया और कोरोना में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो इमीडिएट डाउन होता है, यानी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 3, 4, 5 घंटे। यानी अगर आप अभी सोए हैं और आप सो गए, आपने लगा कि हमारा नॉर्मली क्या गले में कुछ हुआ होगा, मतलब कोई दिक्कत आपको लगा और आपको नहीं पता कि आप पॉजिटिव हैं, तो नाइट में कितना डाउन होगा आप तक नहीं पता चलेगा। इसलिए तो सबको रिकमेंड करूंगा ये आप लोग रखिए और सोने से पहले अपना एक बार ऑक्सीजन लेवल चेक करिए, उसके बाद आप सोइए। तो ये थे माननीय डॉक्टर रवि जी, हमारे साथ जुड़े थे और कोरोना के को हरा करके लौटे हैं माननीय श्रीमान शंकर पाल जी, दिल्ली से हमारे साथ थे। उन्होंने अपना अनुभव बांटा और डॉक्टर साहब ने ढेर सारा सुझाव दिया। तो श्रोताओं, इस ऑडियो को आप अधिक से अधिक सुने और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि लोग कोरोना को लेकर अवेयर हो सकें। और इसी में हम लोगों की भलाई है कि जितना अधिक से अधिक हम लोग एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकें, इस वैश्विक महामारी की नब्ज पकड़ने के लिए और अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए इस तरह के अनुभव को सुनने की हम लोगों को आवश्यकता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज की इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और एक साथ बोलते हैं, जय हिंद। जय हिंद। जय